शिवराज या फिर सिंधिया, शिवराज जी मैं कहना चाहूँगा। कमलनाथ या फिर जीतू पटवारी। तो दोस्तों सीताराम टॉक्स विद प्रियांशु की वार्तालाप श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भूतपूर्व मकलई रियासत में और मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ मकलई रियासत के युवराज अभिजीत शाह जी से, जो ना कि युवराज हैं बल्कि मध्य प्रदेश के सबसे युवा विधायक भी हैं, जिन्होंने अपने ही चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीता। कुछ न्यूज़ वाली बाइट से हटकर हम विधायक जी के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, विधायक जी से चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार भाई साहब। जय श्री राम। स्वागत है आपका। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी। भाई साहब, आप मकलई रियासत के युवराज हैं और विधायक भी हैं, सबसे युवा। तो आप मुझे ये बताइए, थोड़ा पास्ट में चलते हैं अपन। मकलई रियासत के बारे में थोड़ा समझाइए, क्योंकि मुझे इतिहास जानने का बहुत शौक़ रहता है। मैं शॉर्ट्स डालता हूँ तो इतिहास की ज़्यादा चीज़ें डालता हूँ, तो थोड़ा सा इतिहास में मुझे बताइए कि रियासत के बारे में थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं जी। लोकतंत्र में ना कोई राजा होता है ना कोई रियासत होती है जी। हाँ, एक ज़माना था रियासतों का, राजाओं का, वो ज़माना बीत चुका है। अब आप हम ये सभी लोग सब बराबर हैं, तो कोई भी युवराज होने की या कोई बात ही नहीं होती है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, जनता का सेवक हूँ। दूसरी बात, आपने कहा अगर हम पुरानी बात करें तो हाँ, कभी कभी जिस परिवार से मैं आता हूँ उस परिवार का होने के कारण बहुत सी जिम्मेदारियां भी होती हैं आपके ऊपर। होता यह है कि अगर आप सामान्य तौर पे कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसे परिवार से होते हैं जिसको सब जानते हैं, मैं रियासत की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिसको सब जानते हैं, वो कोई भी परिवार हो सकता है, तो फिर आपको बहुत सोच समझ के अपना कदम रखना पड़ता है। बोलते समय भी आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो हाँ, जिम्मेदारियां होती हैं। और हमारा परिवार जो है रियासत कालीन में भी जनता की सेवा करता था। आज लोकतंत्र आ गया है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, तब भी जनता का सेवा करता है। यही कारण से कोई ना कोई सदस्य हमारे परिवार का राजनीति में रहता आया है, पद पे रहा है। जी। जनता का प्यार है। आप 2008 में आप प्राथमिक वर्ग कराया आपने आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उसके बाद फिर आपने अपने चाचा जी का मैनेजमेंट भी संभाला है चुनाव का। तो आप पहले विचारधारा भाजपा से थी, आरएसएस से थी, फिर उसके बाद कांग्रेस में स्विप कैसे हुए आप? देखिए, ये सवाल हमेशा आता है। जी। ऐसा नहीं है कि मैंने 2008 में प्राथमिक वर्ग किया। बात यह है कि 2007 से 2012 तक मैं संघ का हिस्सा रहा हूँ। उसमें मैंने प्रथम और प्राथमिक दोनों वर्ग किए हुए हैं, है ना। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भाजपा का भी हिस्सा रहा हूँ। हाँ, हमारे जो काका श्री हैं, उनका 2008 में, तो बहुत छोटी उम्र थी मेरी, मैं चुनाव में आया जरूर था, लेकिन मैं छोटा था। मैं 2013 में मैंने जरूर सिराली क्षेत्र को मैंने संभाला था, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया था, पर वो मतलब व्यक्तिगत तौर पे किया गया था। और संघ कभी नहीं कहता है कि आप किसी पार्टी का आप पक्ष करो, या फिर संघ ये नहीं कहता है कि आप इसी पार्टी में रहो। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनका जो बयान था, उसमें कहीं भी आपको देख के लगेगा नहीं कि उन्होंने किसी एक पार्टी का समर्थन किया हो। संघ बात करता है राष्ट्रहित की जी, और वो यही मानता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अब वो राष्ट्र सर्वोपरि है, देश हित है, वो अगर जज्बा आपके अंदर है तो वो जज्बा होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी में रहे, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जी। आपको बचपन से राजनीति करने का शौक था? नहीं, आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो स्कूल में टीचर खड़ा करते थे कि भैया आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना और बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो साथी हमारे खड़े होते थे कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर। तो मुझे जब मेरा नाम आता था तो मेरे दोस्त चिढ़ाया करते थे, बुली करते थे कि ये तो बोलेगा कि ये नेता बनेगा। और मैं बोलता था कि नहीं, मैं नेता कभी नहीं बनूंगा। क्योंकि उस समय की मेंटलिटी थी कि नेता का बेटा नेता। कह सकते हैं ऐसा, लेकिन देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, मेरे दोस्त मुझे राजनीतिक उसमें बुली करते थे, लेकिन मैं ना कभी एबीपी में रहा हूँ, ना मैं कभी एनएसयूआई में रहा हूँ। मैं छात्र संगठन की राजनीति में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा हूँ। हाँ, संघ में जरूर हम जाया करते थे। हो सकता है उस कारण से या जिस भी कारण से, हाँ, बुली जरूर किया करते थे लोग कि ये नेता बनेगा, लेकिन मैं हमेशा कहता कि नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है। मतलब आपकी छवि नेता वाली तो पहले से ही बन गई थी, कह सकते हैं हम ये, क्योंकि स्कूल के दोस्त नेता कह रहे हैं, टीचर्स भी फिर उन बातों को सुनते रहेंगे कि नेताजी बनने वाले हैं। जो क्या होता है, जो ज़रा बोलता है लोग उसको टोंट मारते हैं कि यार ये तो नेता बनेगा। तो हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा टॉकेटिव नेचर का हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा बोला भी करता था। आज भी मैं कहीं भी किसी मुद्दे पे आप मुझे बोलने के लिए बोलिए तो मैं हिचक नहीं है मेरे अंदर। पर हाँ, मैं कभी भी नेता या राजनीति में आना नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, समय बदलता है, सोच बदलती है, और आप आज देख ही रहे हैं।
तो आपने अभी स्कूल का जिक्र किया, तो कहाँ से आपने स्कूल करा है प्राथमिक? देखिए मेरे फादर जो थे वो कैनरा बैंक में थे। बैंक में एक ट्रांसफरेबल जॉब थी। जी। तो मेरी जो शिक्षा है वो भोपाल में भी हुई है। नागपुर सबसे ज़्यादा समय मेरा जो स्कूल और कॉलेज का था वो नागपुर महाराष्ट्र में बीता था। कुछ समय के लिए दिल्ली में भी मैं था। तो ट्रांसफरेबल जॉब थी, जहाँ जहाँ पापा का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ वहाँ शिक्षा हुई। और उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ? कॉलेज मेरा नागपुर से हुआ था। अच्छा, कुछ कॉलेज या फिर कुछ स्कूल का हिस्सा है जो आप अकेले में बैठते हो तो उसे याद आ जाता हो, आप मुस्कुरा देते हो, क्योंकि देखिए, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। स्कूल और कॉलेज की तो बहुत सी यादें होती हैं जो आप याद करेंगे। आप भी बैठेंगे तो आपको याद आया कि हाँ, दोस्तों के साथ किस तरह से हम बात किया करते थे, या किस तरह से हम बंक मार के बाहर भाग जाया करते अच्छा, थे। बंक करा है आपने? बिल्कुल, सब लोगों ने किया, हमने भी किया, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। लेकिन हाँ, स्कूल की यादें हैं, बिल्कुल रहती है। और अगर आप ऐसे कुछ मुझसे जानना चाहें तो मतलब ऐसा कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं है मेरे पास कि मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको बताऊं। वो पूरा का पूरा जो समय था वो बहुत अच्छा समय पूरी था। मेमोरीज थी। वो एक मेमोरीज थी। बिल्कुल। तो क्या विधायक जी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? हाँ, सोशल मीडिया मैं इंस्टाग्राम जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो कोई सा मीम या फिर कोई से वीडियो जिससे आप प्रभावित हुए हों या फिर जिससे देख के आप बहुत हंसे हों? देखिए ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी। वहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं। कुछ चीज़ों को देख के आप खुश होते हैं, कुछ चीज़ों को देख के आप दुखी भी होते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस भी होते हैं जो मानवता को तार-तार भी कर रहे होते हैं। हाँ। और कुछ मीम्स भी होते हैं जिसको देख के आपको अच्छा भी लगता है। तो आपको कुछ चीज़ों को देख के, दूसरे नेताओं को देख के, दूसरे जनसेवा को देख के प्रेरणा भी मिलती है कि हाँ, ये अच्छा काम कर रहा है, हमें भी अच्छा काम करना है। तो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए आपकी, कि कैसी रही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ? आप आपके ईस्ट कौन है, आप किसे सबसे ज़्यादा मानते हैं? देखिए मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ तो गोपाल जी को मानता हूँ, कृष्ण भगवान को मानता हाँ, हूँ, देखा था शंकर मैंने भगवान को इंस्टा भी पे। मानता हूँ। जी। मेरी जो धर्म पत्नी है वो धर्म कर्म में काफ़ी मतलब बहुत आगे है मुझसे। तो जी। उन्होंने सेवा ले रखी है गोपाल जी की। तो हमारे यहाँ गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनको लेके जाते हैं। अभी परिक्रमा में गए तब भी उनको लेके गए थे। उनका 3 समय का घर में भोग बनता है, उनका रोज स्नान कराया जाता है, कपड़े बदलाए जाते हैं, उनके अलग से बिस्तर हैं। तो ठीक है, ये चीज़ एक अलग हो सकता है। हालांकि मैं, आप पर्सनली पूछेंगे तो उनके कारण वहाँ मैं भी स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया हूँ। जी। तो आप स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी जो रोज दिनचर्या है उसे आप कैसे मेंटेन करते देखिए मैं राजनीति में हूँ। राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो शायद ताकत और पैसा कमाना चाहते हैं, और दूसरे जो कुछ करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। मेरे परिवार, जिस परिवार से मैं आता हूँ, हमारा हमेशा ही संकल्प रहा है, उद्देश्य रहा है हमारे परिवार का कि हम कुछ अच्छा काम कर सके, जनता की सेवा कर सके। पैसा कमाने के लिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए जिस परिवार से मैं आता हूँ मुझे इस चीज़ की कोई सी कुछ कमी नहीं है। हाँ। है ना? मैं कुछ ना भी करूँ तो भी ठीक है, काम चल ही जाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ करने का जज्बा है। आपने देखा होगा कई बार, शायद मुझे लगता है मध्य प्रदेश में शायद मैं पहला विधायक होऊंगा जो सड़कों की जांच कर रहा है। जब सड़कों की जांच होती है, पकड़वाने के बाद में वो सड़क दोबारा बनवाता हूँ। वो उस मुद्दे पे आऊँगा मैं अभी। अच्छा, चलिए। जी। वो बहुत सारी वीडियोस मैंने आपकी देखी है, आप सड़क बनवा रहे हैं, 2 बजे रात को आप नहर पे चले जा रहे हैं, बिजली विभाग से आप रस्सी खरीद के दिलवा रहे हैं उन्हें सीधा करवाने के लिए, वो सब बातें हैं। अभी स्पिरिचुअल लाइफ और इसको देखिए मैंने ये सुना है कि कर्म ही पूजा है। तो मेरा कर्म जो है वो मैं कर रहा हूँ और वो ही मेरी पूजा है। तो दोनों ही मिले हुई चीज़ें हैं। हाँ। अगर आप भगवान को मानते हैं, आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो आप किसी के साथ छल नहीं कर सकते, आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते, आपको ईमानदारी से काम करना होता है, जो मैं कर रहा हूँ। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे राजनीति से पहले? आपने सोचा है कुछ, जैसे आजकल के युवा डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं उस हिसाब से? मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था। अच्छा। मैं कलेक्टर बनना चाहता था। मैंने सुना था कि नेता जो होता है 5 साल के लिए होता है, लेकिन जो एक ब्यूरोक्रेट होता है, जो कलेक्टर होता है, वो 30 साल 35 साल जॉब करता है। तो हाँ, मैं वो बनना चाहता था। जी। आपने अपने ही चाचा जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा, फिर आप हार गए। जी। फिर आपने 2018 में। हाँ, आपने स्ट्रगल करा, फिर जैसा भी आपका स्ट्रगल रहा हो, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं। तो उस बीच जब चुनाव आप हारे और जब जीते, तो उन दिनों के बीच का जो स्ट्रगल लाइफ जर्नी है आपकी, वो थोड़ा सा हमें बताइए कि देखिए भगवान को अगर हम मानते हैं तो एक चीज़ पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ। 2018 में मैं चुनाव ज़रूर हारा, लेकिन उस चुनाव की हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शायद मैं 2018 में विधायक बन जाता तो मैं आज इतना बेहतर काम कर पा रहा हूँ, जितनी शिद्दत से काम कर पा रहा हूँ, जितनी मेहनत कर पा रहा हूँ, शायद उतना नहीं कर पाता मैं। क्योंकि होता है ना कि बिन मांगे अगर कुछ आप मिल जाता है तो उसकी आपको कदर नहीं होती। पर जब आप मेहनत करते हो
और फिर आपको वो चीज़ मिलती है तो उसको आपको एहसास होता है कि हाँ कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जी। 2018 में जब मैं हारा था, शायद 2000 वोटों से ही मैं हारा था। अच्छा। और मेरे ख्याल से 2016 में ही मैंने राजनीति में मैं आया था, एक एक्टिव पॉलिटिक्स की तरह बात करेंगे। हाँ। जब मैं आया था तो मेरा उद्देश्य कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे विधायक बनना है, राजनीति में आना है। मेरा पहला जो धरना था वो किसानों के लिए था। यहाँ पर अनंत द्विवेदी नाम से कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने किसानों के लगभग 400-450 किसान थे हमारे सिराली क्षेत्र के, उनके मूंग या चने के खाते सीज कर दिए थे और वो पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। खाता उनके अमाउंट जो था, पैसा जो था वो उनके खातों में दिख रहा था, पर सीज कर दिए गए थे तो निकाल नहीं पा रहे थे। ठीक। मेरा एक स्कूल भी है, उस स्कूल में किसानों के ही बच्चे ज़्यादा है। अच्छा। तो जब एक किसान से मेरी बात हुई तो बड़ा परेशान होकर वो मेरे पास आया था कि भाई साहब देखिए क्या बोलते हैं, पैसा मेरे पास है पर मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, ये कैसा हो रहा है ना। तब हमारे काका श्री विधायक हुआ करते थे जी। तो मैंने एक दो बार ठीक है, मैंने कहा ठीक है हम प्रयास करेंगे। मैंने जो मेरा पहला आंदोलन किया था तो मैंने कोई भाजपा के खिलाफ नहीं किया था या काका जी के खिलाफ नहीं किया था। मेरा वो आंदोलन आपको कई शायद ऑनलाइन मिल भी जाएगा, आपको पेपर की कटिंग्स भी मिल जाएंगी, वो था जिला प्रशासन के खिलाफ। ओके। उन जो कलेक्टर महोदय थे उनके खिलाफ। या वही आंदोलन की बात कर रहे हैं जिस पे आपने वस्त्र निकाल के वो कुर्ता, वो तो खैर बहुत बात की बात है, मैं बात कर रहा हूँ 2016 के आसपास की, जो किसानों का आंदोलन था। हम लोगों ने मंडी में पहला आंदोलन किया था, धरना दिया था, लगभग 500-700 किसान वहाँ इकट्ठे हुए थे। अच्छा। और उसके बाद वो हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और वो जो खाते थे जो सीज किए हुए थे वो खुलवाया था और किसानों को उनका हक मिला था। तो वो मेरा पहला आंदोलन था। ठीक। बीजेपी के नेता से आपकी कुछ है दोस्ती यारी बन जाती है क्योंकि देखिए दोस्ती यारी में बीजेपी या कांग्रेस नहीं होती है। हाँ, वो आपका दोस्त होता है जी। तो वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, इस पे कोई आप नाम फर्क लेना नहीं चाहते पड़ता है। मेरे संबंध भाजपा के नेताओं से भी बहुत अच्छे हैं, संघ में मैं रहा हूँ तो मेरे संबंध वहाँ भी बहुत अच्छे हैं। मेरे जो संबंध है वो कांग्रेस में भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। मेरे संबंध जयस में भी बहुत अच्छे हैं ना। तो मतलब पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे संबंधों पे या मेरी दोस्ती पे। हाँ। ऐसा कोई भाजपा का नेता बताइए जिसे देख कर आप लगता हो कि यार इसके साथ काम करना चाहिए, या आप उससे प्रेरित होते हैं? देखिए अगर आप कांग्रेस की बात नहीं कर सकते, भाजपा पर्टिकुलर की बात ओके, है ना, ये बात कुछ सवाल है ना आपका। आमतौर पे आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो जो नेता होता है वो उसको पास कर देता है। पर मैं कोई सवाल पास नहीं करता हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगे तो पास कर नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो राजनीति उसी तरीके से पारदर्शी तरीके से करनी चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। तो वो भी एक मेरे आइडल है। अगर आप वर्तमान परिस्थिति में पूछेंगे तो मेरे एक काका और हैं, विजय शाह जी। अच्छा। हाँ कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जी। तो कुछ नेता हैं भाजपा में जिन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब काम किया है। और कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपका विरोधी हो, विपक्षी पार्टी का हो, अगर वो अच्छा कर रहा हो और उससे कुछ सीखने लायक चीज़ हो तो सीखनी चाहिए। तो सुना है आपको गाने गाने का बहुत शौक है, गाना सुनते भी हैं, गुनगुनाते देखिए गाना गाने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि मैंने देखा हमारे कार्यकर्ताओं की कभी डिमांड आती है। हाँ। तो अब कार्यकर्ता जो है मेरा परिवार है, तो मैं मेरे परिवार के सदस्य को मना नहीं कर सकता। तो कौन सा गाना आपने लास्ट टाइम गाया था? ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद मुझे ऐसा याद है कि अच्छा, कौन सा गाना आपका फेवरेट तो होगा कोई सा? देखिए मैं हर तरह के गाने सुनता हूँ, मैं इंग्लिश भी सुन लेता हूँ, मैं हिंदी भी सुन लेता हूँ, मैं वैसे भी गा लेता हूँ। पर जो आपका सवाल था, बेसिक फर्स्ट जो सवाल था कौन सा गाना गाया था, मुझे लगता है अनिल भैया लिबर्टी हमारे जनपद उपाध्यक्ष है, अच्छा, उनकी बेटी की शादी थी और उसी में मैंने एक गाना गाया था। शायद से वर्मा परिवार में शादी थी, उसी में मैंने गाना गाया था और पहली बार ही मैंने वहीं गाया था, उससे पहले मैंने कभी नहीं गाया था। अच्छा, फिर भी ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग तो होगा जो आप गुनगुनाते होंगे यार, रास्ते चलते हुए या फिर अकेले ऑफिस में बैठे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हो तो फिर भी कुछ ऐसा सॉन्ग? नहीं देखिए काम इतना होता है कि आपको गुनगुनाने का समय नहीं मिलता। आप देख रहे हैं हाँ, मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ और एक के बाद एक, क्योंकि जब आप एक जनप्रतिनिधि की जिंदगी में आते हैं तो लोगों की अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है, तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। तो मैं सुबह से निकलता हूँ, कई बार 8 बजे से रात में 12 बजे तक घर नहीं पहुँच पाता हूँ, कई बार खाना भी नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि नहीं रोज ही, पर कभी कभी ऐसा समय होता है कि नहीं हो पाता है, तो गाना गुनगुनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, आखिरी गाना मेरे ख्याल में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मेरे ख्याल ये गाना था जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, आप क्योंकि विधायक वर्मा जी की शादी में बता रहे हैं तो वो आपने एक बेटी के लिए गाया था शायद अभी याद नहीं, ये लास्ट गाना मैंने गाया था जब हमारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह सिराली में था, ये वाला तब गाया था। अच्छा। और वर्मा जी के अगर आप पूछेंगे तो वर्मा जी के यहाँ शायद मैंने मेरी धर्मपत्नी के लिए गाना गाया था, जैसा मुझे कुछ याद है। हाँ,
मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं है, जी, लेकिन जी। गाया ज़रूर था आपने। जी तो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, आपको एक शब्दों में जवाब देना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आपको एक सलाह देना है। बीजेपी को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जनता ने आपको जिताया है, आपको मौका दिया है, तो जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरिए और ईमानदारी से काम करिए। ठीक है। बीजेपी का ये सरकार बनाने का मुख्य कारण जो था प्रदेश में, वो थी लाडली बहना योजना। ओके। खबर ये आ रही है कि महीने 2 महीने में योजना बंद होने वाली है या फिर उसमें कटाई ऐसी- छटाई होने वाली है। ये खबर तो पहले भी आई थी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ। नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव था ना, अब लोकसभा चुनाव हो चुका है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, जनता ने आपको उसको देखते हुए वोट दिया है। शिवराज जी के वादे पे वोट दिया है कि भैया 1200 का 3000 करूंगा, तो 3000 आपको करना चाहिए। आज मत करिए, हम ये नहीं बोलेंगे अभी करो, चुनाव से पहले पहले तक करिए और इस योजना को चुनाव तक कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल और है। कांग्रेस के लिए भी आप हाँ, कांग्रेस कहेंगे, आप भूल गए जी। हम तो नेता लोग हैं। कांग्रेस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमको हमारी गलतियों सीखना पड़ेगा और संगठन पे काम करना पड़ेगा। क्या सबसे बड़ी गलती रही आपकी कांग्रेस हार की? लोकसभा या विधानसभा? विधानसभा, लोकसभा भी। देखिए, विधानसभा चुनाव में मैं मेरी विधानसभा की बात कर सकता हूं, मैं दूसरी विधानसभा की बात नहीं कर सकता हूं। एक सबसे बड़ी कमी कह लें या ताकत कह लें, जो भी कह लें, बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है और कांग्रेस जो है वो आंदोलनों की पार्टी है, मूवमेंट्स की पार्टी है। आप देखेंगे इस देश को आज़ादी कांग्रेस ने आंदोलन करके ही दिलाई थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे थे, उन लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक। ज़्यादातर लोग कांग्रेस में ही थे। हाँ। विचारधारा उनकी कांग्रेस की थी। मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ कांग्रेस ने दिलाई, सभी लोगों का योगदान था। तो मूवमेंट्स की पार्टी हमारी रही है। इंदिरा जी ने वापसी भी सत्ता में एक आंदोलन के माध्यम से की। ओके। क्या बोलते हैं, राहुल गांधी जी की भी छवि जो सुधरी है ना, भारत जोड़ो यात्रा, वो भी एक मूवमेंट था, एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो हमारी पार्टी मूवमेंट्स की पार्टी रही है, लेकिन हमारी संगठनात्मक पार्टी नहीं रही है। लेकिन हमें अगर भाजपा से या संघ से अगर compete करना है तो हमारे संगठनात्मक ढांचे में हमको सुधार करना पड़ेगा। जी। आंदोलन जो शब्द है, वो जो पार्टी जो रहती है पावर में, वो आंदोलन को मतलब थोड़ा पोलाइटली लेती है। जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो बहुत कठोर तरह से आंदोलन करती है, फिर वो सत्ता में आ जाती है तो वो आंदोलन को हल कर देती है। तो ये आंदोलन के पेंडुलम टाइप घूमता रहता है क्या इधर उधर? देखिए, आप मेरे बारे में आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, 15 महीने या 17 महीने हमारी सरकार थी, तब खिड़किया में एक मोनू जैन का मामला हुआ था। एक व्यापारी हुआ करता था, वो किसानों के पैसे लेके भाग गया था। अच्छा। ठीक है। मैंने मेरी ही सरकार में अपनी सरकार के खिलाफ, खिड़किया मेरी विधानसभा नहीं है, हरदा विधानसभा लगती है, जिंदगी में मुझे कभी नहीं चुनाव लड़ना वहां से, लेकिन मैं, किसानों ने कहा था, मैं मेरी सरकार के खिलाफ धरने पे चक्का जाम करके बैठा हुआ था। तो मेरे लिए अगर आप आंदोलन की बात करेंगे तो हाँ, जो मुझे सही लगता है मैं उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो मेरी सरकार या मेरी पार्टी के खिलाफ क्यों ना हो या कुछ और क्यों ना हो। मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा, चाय या कॉफ़ी या जूस या फिर दूध, क्या लेना पसंद करते हैं? अगर चाय कॉफ़ी में पूछ रहे हैं तो कॉफ़ी, और दूध और जूस में पूछ रहे हैं तो जूस। जूस, दूध नहीं चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, देश का बेस्ट पीएम कौन रहा अभी तक? देखिए, और प्रदेश का भी सीएम। सीएम की बात करेंगे तो मैं कमलनाथ जी कहूँगा। अच्छा। और अगर आप पीएम की बात करेंगे तो मैं आपको 3 नाम लूँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं कहना चाहूँगा लाल बहादुर शास्त्री। उनके समय जो किसानों का लिए काम हुआ, वो एक बहुत ही बड़ी बात, वो तो एक क्रांति, जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने दिया था। फिर मैं कहूँगा राजीव गांधी जी, क्योंकि जो कंप्यूटर की जो क्रांति आई थी, जो आज हम मोबाइल या क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप चला पा रहे हैं, आप शूट कर पा रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है। जब फर्स्ट टाइम राजीव जी एटीएम और कंप्यूटर भारत में लाए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ी में बैठकर संसद विरोध करने गए थे। और तीसरा मैं कहूँगा कि फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि उनकी जो सादगी थी, उनका जो कार्यशैली थी, चाहे वो विपक्ष में रहे हों, लेकिन हाँ, वो हमारे देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं। विधायक जी को सबसे इरिटेट क्या लगता है? देखिए, इरिटेटिंग चीज़ तो ऐसी कुछ होती नहीं है जी। तो फिर भी थोड़ा सा कोई व्यक्ति इरिटेट करता हो सभा के दौरान या फिर? देखिए, मुझे एक चीज़ से बड़ी तकलीफ रहती है और वो है दारू। अच्छा। मैंने मेरे चुनाव के कैंपेन में एक ढक्कन या एक बॉटल भी दारू नहीं बांटी। अच्छा। आप पूछ सकते हैं किसी भी पोलिंग बूथ पे जाके, किसी भी हमारे क्षेत्र के वोटर से जाके, हमारे कार्यकर्ताओं से जाके, कि
पिछला चुनाव भी मैं हारा, मैंने एक ढक्कन दारू नहीं बांटी। ये चुनाव में जीता, मैंने एक ढक्कन भी दारू नहीं बांटी। मतलब जो भी रहते हैं वो बांटते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल बांटते। आप जनता में जाइए, वो पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन बांटता है कौन नहीं बांटता। सवाल वो नहीं होता, सवाल ये है कि मुझे जो दारू पीने के बाद कुछ लोग जो तमाशे करते हैं, हाँ, है ना, पीते थोड़ी बताते थोड़ी। बिल्कुल, तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती है। जी। आप मुझे फ़ोन करिए, रात में 2 बजे फ़ोन करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपका काम करने का पूरा प्रयास करूंगा। पर कई बार क्या होता है, आदमी दारू पी के फ़ोन लगाता है। हाँ। और वो फ़ोन काटने को तैयार नहीं, वो आधे घंटे तक एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है। चबा दे रहा होगा। नहीं, बात चबाने की नहीं है। हाँ। आपने बताया कि आपकी समस्या है, हाँ ठीक है। हमने सुना, अब मुझे आप मौका दीजिए कि मैं अधिकारी से बात कर सकूं। हाँ वही थोड़ा समय, लेकिन आप फिर वही चीज रिपीट करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर वही चीज रिपीट करेंगे। मैं फोन काट के अधिकारी को लगाने नहीं चाहूंगा, आप फिर फोन लगा दोगे। क्या होता है, दारू पीने पर कभी कभी लोगों की रील अटक जाती है, तो वहीं कहीं कैसे घूमती रहती है उनकी, वो चीज थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। ठीक है। कमलनाथ या फिर जीतू पटवारी? देखिए, कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी, ये दोनों ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, है ना। जो भी उस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है। ठीक है। आप मुझसे पूछेंगे कि भैया कौन सा प्रदेश अध्यक्ष था, वो अलग सवाल हो सकता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष दोनों रहे हैं, और जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो मेरा अध्यक्ष है, वो मेरा नेता है। ठीक। शिवराज या फिर सिंधिया? शिवराज जी मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया था। अच्छा। और अभी मैं उनको शुभकामना भी देना चाहूँगा कि हमारे देश के वो कृषि मंत्री बने हैं। हाँ, और काफ़ी वोटिंग से जीते भी। बिल्कुल, 8.5 लाख शायद 8,40,000 वोटों से वो जीते हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं वो। अच्छा काम उन्होंने वहाँ किया होगा, इस कारण से जनता ने जनादेश उनको दिया है। और मेरी उनसे अपेक्षा रहेगी, एक नागरिक के तौर पे भी और एक जनप्रतिनिधि के तौर पे भी, कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको आप निभाइए, और किसानों का अगर आप भला करेंगे तो खुले मन से मैं तारीफ भी करूँगा, और अगर आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो किसान विरोधी होगी तो विरोध भी करूँगा। ठीक है। एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी कि विधायक जी, जो उस समय के जो विधायक जी थे आपके काका श्री संजय शाह जी, उन्हें 8 अगस्त के दिन काले झंडे दिखाए गए, कांग्रेस की साइड से या अभिजीत शाह की साइड से? इसको थोड़ा क्लियर कर दिए। देखिए, क्या होता है, कई बार 2 तारीखें मिल जाती है जी। मेरे ख्याल से 1942, हाँ 8 अगस्त 8 अगस्त है ना, 8 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। और उसमें अंग्रेजों को काले झंडे भी दिखाए गए थे। ठीक है। ठीक है, अब वो तारीख वही थी, हम लोगों ने प्लानिंग की थी, ठीक है, कि भैया ठीक है, वो जो तारीख थी उसी को हमको यहाँ पर दिखाना है, विरोध करना है। विरोध करना। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी विधानसभा में और प्रदेश में जी। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, करप्शन बहुत बढ़ चुके थे, किसान बहुत परेशान थे, और विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। तो ये विरोध करने का एक तरीका था, कोई पर्सनल ऐसी चीज नहीं थी कि मैं पर्सनली उसको लेना चाहता। सुना विधायक, उस समय के विधायक जी रो भी पड़े थे उस समय, आंसू आ गए थे कुछ स्पीच देते टाइम। मैंने मतलब देखा नहीं, तो मैं काफी वायरल है ये चीज, मतलब क्योंकि प्रूफ तो हमारे पास भी नहीं है, सुना है, लोगों से सुना है कि विधायक जी रो भी पड़े थे। अब देखिए, मेरा कोई उनको हर्ट करने का उद्देश्य नहीं था। विचारधाराएं अलग होती है, राजनीतिक पार्टी अलग होती है, पर्सनली हम चीज़ों को नहीं लेते हैं। अगर उन्हें अगर इस कारण से बुरा लगा हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा हाथ जोड़ के। मेरे ही मतलब काका श्री हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, तो मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, विचारधारा अलग है, विचारधारा टकराती है। जी। आपने भी 2 बजे रात को फ़ोन लगाने की बात करा कि आपको लोग 2 बजे रात को परेशान करते हैं। नहीं, परेशान करते नहीं बोला मैंने। हाँ सॉरी, 2 बजे चाहे तो मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, और लगाते भी हैं। सॉरी, मेरे से गलती। पर क्या बोलते हैं, दारू पी के जब लगाते हैं तो थोड़ी समस्या हो जाती है। ठीक। 2 बजे रात को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई विधायक जी को जो नहर पे जाके देखते हैं? देखिए, हम बात करते हैं अभी नहर के सीजन की। हाँ। आप पूरी विधानसभा में पूछिएगा, चाहे आप लाइन उस पार चले आए टिमरनी क्षेत्र में, ठीक है, जहां तक पिछले 5 वर्षों से पानी आ रहा था उससे अधिक पानी आया है, और कम से कम 1-2 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है नहर का वो बड़ा है। वहाँ आप पूछिएगा, मेरे पीठ पीछे जाके पूछिएगा। हाँ। आप अगर हमारे सैलाली क्षेत्र में बात करेंगे तो आप यहाँ भी पूछिएगा कि यहाँ जो हमारे यहाँ पे माचक उपनहर है, पहले कितनी चलती थी, इस बार किस गेज पे चली और कितनी चली है। मैंने पूरा प्रयास किया है ईमानदारी के साथ, मैंने दिन या रात नहीं देखा। मैं रात में 2-2 बजे, हाँ, चूंकि वीडियो काफी वायरल हुई है वो। मैंने कुछ चीजें, वीडियो तो वायरल नहीं हुई है। हाँ। मैंने वेल्डिंग तक करी है गेटों पे। कोई दूसरे लोग होते थे असामाजिक तत्व जो रात में गेट को गिरा जाया करते थे, चाबी बनवा रखी लोगों ने गेट की। अरे, हमने वो वेल्डिंग भी की है। मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास वीडियोस भी है। हाँ। और हेडअप भी तोड़े हैं हमने,
वो मतलब जो वैध हेडअप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अवैध अवैध हेडअप होते हैं कि आगे वाले किसान को पानी ना मिले इस इंटेंशन से आप 10-10 फीट के हेडअप खड़े कर दो, वो भी हमने किए हैं, मतलब तोड़वाए हैं उसको। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हर एक किसान तक हम पानी ले जा पाए। ठीक है। तो यही प्रयास था। और जो आपने सवाल किया कि 2 बजे ऐसा क्या काम आ जाता है जो फोन आया, हाँ। तो नहर के सीजन में सबसे बड़ा मुद्दा होता है पानी। हर किसान चाहता है कि उसको पर्याप्त पानी मिले। जी। तो उसी उसमें फोन आते थे और हम लोगों ने रात में 2-2 बजे जाके उनकी सुनवाई भी करी है, अधिकारियों को भी लेके गए हैं। अब तो अधिकारी भी मजाक मजाक बोलने लगे हैं कि भैया आपसे अच्छे तो पुराने विधायक ही हुआ करते थे, कम से कम रात में हम सो तो लेते थे। नहीं, मैंने देखा है आपको कि आप रोड बनती हुई रोड को खुदवा भी रहे हैं, उसमें कुछ इंच विंच की कमी आ गई है। अब बिजली विभाग को भी आप सूद दिलवा दे रहे हैं ताकि बिजली का खंभा सही हो जाए। तो ये सब काम तो विधायक जी के एक फ़ोन पे ही हो सकते हैं, तो फिर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए, सत्ता का विधायक और विपक्षी विधायक में अंतर होता है जी। मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, अगर फ़ोन पे ही हो सकते तो इससे पहले भी होने चाहिए थे। हाँ। आप देखिए जो सड़क बनती है वो किस तरह से टूट जाती थी। हाँ। देखेंगे आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज नहीं टूटेगी, लेकिन हाँ, मुझे कोई जानकारी देगा कि ये सड़क खराब बन रही है तो मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। ऐसी ही चीज़ आप देखेंगे क्विकवाड़ी में मुझे ग्रामीणों का फ़ोन आया, मैंने उसकी फ़ोन पे शिकायत करी। 7 दिन बाद मेरा वहाँ दौरा था, जब मैं वहाँ देखने गया सड़क की हालत ये थी कि मैंने हाथ जैसे यूँ हाँ, डाला वो देखा है। और बर्फी की तरह सड़क बाहर आ गई। बल्कि वो सड़क कम से कम 15 दिन पहले बनी थी, 15 दिन में तो सूख जाना चाहिए था उसको, और ये हाथ से टूट रही थी। यानी जो उसका विटामिन होता है वो 2% से भी कम था। जो आपका डीपीआर होता है उसमें साफ लिखा होता है कि जो प्रधानमंत्री सड़क जो होती है उसमें 7.5-7% का विटामिन डामर होना चाहिए। 2% डाल रहे हो आप, चोरी कर रहे हो, इतनी ज़्यादा चोरी कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। तो उस सड़क को मैंने पूरा पोकलैंड से उखड़वा कर उस पर्टिकुलर पैच को हमने दोबारा बनवाया। आप जो गेज मीटर की बात कर रहे हैं ये थी धनपाड़ा की बात। धनपाड़ा में एक सड़क बन रही थी, 20 mm सड़क आफ्टर कंप्रेशन, मतलब रूलर चलने के बाद होना चाहिए, और 37 विदाउट कंप्रेशन। वहाँ पे रूलर चल चुका था और जब हमने गेज मीटर से नापा तो 10 mm भी नहीं थी वो। तो वो हमने पकड़ा, दोबारा वहाँ पे क्या बोलते हैं डामर डलवाया। तो ठीक है, बिजली विभाग की बात करेंगे तो मैं वो सूद गोला है, वो रस्सी नहीं, सूद गोला कहते हैं उसको, वो रेंज नापने के काम आता है, एंगल नापने का काम आता है। तो बिजली विभाग के खंभे आप खुद भी देखिएगा ज़्यादातर टेढ़े होते हैं। ये सिराली की बात है? हाँ, ये पूरे आप मध्य प्रदेश में देखिए टेढ़े होते हैं, पर हाँ वो जो बात है वो सिराली की थी। हाँ। तो मेरा उसको यही कहना था ठेकेदार को कि आप पहली बात तो ये सूद गुला लीजिए, इसको लगाना सीखिए, खंभे को सीधे खड़ा करिए। और दूसरी बात, सरकार जब पैसा दे रही है, ना आपका पैसा ना मेरा पैसा है, तो सीमेंट क्यों बचा रहे हैं आप लोग? हाँ। सीमेंट पूरी लगनी चाहिए थी। मैंने खुद के देखा 5 में से 3 खंभों के अंदर सीमेंट नहीं थी, 2 में थी। तो आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी दादी जी राजमाता सीता शाह जी, तो उनसे आपने काफ़ी प्रेरणा ली है। तो देखिए, मुझे मैं कहूँगा कि मेरा राजनीति में आने का जो मुख्य कारण था या जो मेरी प्रेरणा स्रोत थी, वो मेरी दादी जी थी। बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप से काफ़ी कुछ सीखता है, मैंने भी सीखा है, लेकिन मेरे जीवन में मेरी जो कार्यशैली है वो बहुत कुछ मेरी दादी जी की दी हुई देन है। आप देखेंगे, अगर आपको फोटो भी दिखेगी तो आपको दिखी जाएगी दादी जी यहाँ विराजमान है। तो उनके जो सिद्धांत थे, उनका जो जुझारूपन था और जो उनकी सीख थी, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में जो चीज़ भी सीखी वो उन्होंने हम लोगों को बताई कि ये गलती मत करो, ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो ये परिणाम मिलेगा। डांटती भी थी, अगर हम गलती करें तो वो डांटती थी, काफ़ी डांटती थी। तो ठीक है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ठीक है, उनकी जो यादें हैं उनकी प्रेरणा के तौर पर आज भी मेरे दिल में है, मेरे मन में है। तो कभी कुछ गलत काम जैसा होता है तो आप देखे पूछते हैं ना कि क्यों आप 2 बजे उठ के जा रहे हो, क्योंकि मेरी दादी ने कभी दिन या रात नहीं देखा। उन्होंने अपने परिवार को, क्योंकि गृहिणी थी, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे संसार से, जब तब तो आप देखेंगे कि मकड़ाई रियासत का लगभग समय हुआ करता था, घर में औरतों को शायद उतना निकलने का छूट भी, फ्रीडम भी नहीं होती थी, लेकिन अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी सीख देने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ, एक मतलब राजा के यहाँ पे बहू होना और हरदा में एक छोटे से घर में जाके रहना सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्होंने वो भी किया। सारे मकड़ाई में शान शौकत थी, गाड़ियाँ थी, लेकिन शिक्षक नहीं थे, स्कूल नहीं था अच्छा। तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरा राजमहल छोड़ के हरदा में एक छोटे से किराए में घर में जाके अपने बच्चों को शिक्षा दी।
तो ये एक आप सोचिए, उस जमाने में एक लेडी पूरे जमाने से लड़ गई, उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा है। तो मैं भी जब कुछ काम करने जाता हूँ तो ये सोचता नहीं हूँ कि भैया लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे लगता है वो सही है तो मैं उस चीज़ के लिए लड़ूंगा। बिल्कुल। आपने भी माँ बाप का जिक्र किया, तो आमतौर पे माँ जो रहती हैं वो बेटे को बड़ा प्यार करती हैं और पिताजी रहते हैं बेटी को बड़ा प्यार करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है, माँ? देखिए, मुझे मेरे माँ बाप दोनों ने बहुत प्यार दिया। जी। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया आपका एक हाथ अच्छा है दूसरा हाथ बेकार है क्या, दोनों आपके शरीर के अंग हैं। मेरे माता पिता जो हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं तो उनका आभारी हूँ, और उन्होंने हमेशा बिना भेदभाव के दोनों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। अच्छा। जैसे आपने दादी के लिए पूछा कि आपको क्या सीखने को मिलता है, तो मैं कहूँगा कि मुझे मेरे पिताजी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संघर्ष कर मैं 2018 में चुनाव हारा ओके। और 2023 में जीता। मैंने संघर्ष किया, मेहनत करी, इसकी जो सीख है वो मुझे मेरे पिताजी से मिलती है। मेरे पिताजी को 2019 से कैंसर है, ओके। तीसरी बार रिपीट हुआ है। ओह, लगभग 67 कीमोस हो चुके हैं। आप देखेंगे कि एक कैंसर पेशेंट के 2 से 3-4 कीमो के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। बिल्कुल। वो अपना मनोबल खो बैठता है। बिल्कुल। और एक तरफ मेरे पिताजी हैं जिनको तीसरी बार कैंसर रिपीट हुआ है, लगभग 68 कीमोस हो चुके हैं, लेकिन आप उनसे मिलके देखिएगा कि जिंदगी जीने का जज्बा किसे कहते हैं, वो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। कभी हार नहीं मानना, ये मैंने उनसे सीखा है। एक समय आया था जब मैं चुनाव हारा था, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पिताजी ने मुझे कुछ कहा नहीं, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने उन्हें देखा, और उनकी जो मैंने कहा ना लड़ने की स्पिरिट है, हाँ। वो कहीं ना कहीं मुझे कहीं हिट की होगी। और चुनाव हारने के अगले दिन से ही मैं निकल गया था कि चलिए ठीक है, हम जनता को धन्यवाद बोलेंगे, वोट मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, पर आपको कोई समस्या होगी मैं आपके लिए खड़ा हूँ। मेरे पिताजी से आप जब मिलेंगे तो एक चीज़ कहते हैं मजाक मजाक में कि लोग क्या बोलते हैं, आजकल इधर उधर पार्टियां बदल रहे हैं। हाँ। और मेरा कैंसर जो है वो जगह बदल रहा है। अरे। तीसरी बार रिपीट हुआ है जी। पर आप देख के मिल के आप एहसास भी नहीं कर सकते कि उन्हें कैंसर है, इतनी बार वो कीमो करा चुके हैं। पर अभी स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, उनका स्वास्थ्य ठीक है जी। ये उनका विल पावर है जो उनको भी ताकत देता है और हमको भी ताकत देता है। और जाते जाते एक सवाल है, उन देश के युवाओं को आपको छोटा संदेश देना चाहते हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई युवा नेता नहीं बनना चाहते? मैं कहना चाहूँगा, या फिर युवा नेता की छवि इस प्रकार से दर्शाई जाती है कि लोग हंसते हैं कि अरे ये तो ज़्यादा युवा नेता बन रहा है, ज़्यादा बड़ा नेता बन रहा है, या फिर कहते हैं विधायक जी के देखते नहीं हैं और विधायक जी के साथ सेल्फी डाल लेते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक युवा ही हूँ जी, तो मैं मेरे जो साथी हैं उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति को बदलना चाहते हैं, देश की सच्ची सेवा या तो फौज में हो सकती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं, बिल्कुल। अगर मौका मिले इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का तो उससे कोई तोड़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर फौज के बाद अगर आप कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा आप राजनीति में आइए। हम और आप, ये कोई भी एक युवा, बड़ा आसान होता है कहने के लिए, देश की राजनीति को गाली देने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए, या हालातों पर चर्चा करने के लिए। हर कोई इस देश की राजनीति पर चर्चा जरूर करता है, पर उस जगह पे उतरकर उसको बदलने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे देश के युवा इस राजनीति में नहीं आएंगे, जो राजनीति 70-75 सालों से चल रही है जो सोच के साथ, वही चलती रहेगी। अगर हमें वो सोच बदलनी है, हमारा देश बदलना है, इस राजनीति को बदलना है, तो इस दलदल में उतरकर उसको साफ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और राजनीति में आना पड़ेगा। राजनीति में कुछ दबंगाई भी चलती है, अधिकतर हम लोग देखते हैं कि ये नेता ने ये ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, तो इस टाइप से वो युवा कैसा सोचेगा कि वो तो फिर एक मध्यम वर्ग का युवा है, वो तो फिर राजनीति में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी सरकार हाथ हैं उनके ऊपर, तो दबा देते हैं नीचे, अरे चुप रहो। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भगत सिंह जी की उम्र बहुत कम थी जब वो अंग्रेजों से लड़ गए थे। दबंग तो अंग्रेजी थे जी, पर भगत सिंह जी को आज हम याद करते हैं, उन्हें याद नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा दबंग हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में कोई है जो इस तरह की हरकत करता अब जिले में नहीं है, लेकिन देश में तो काफ़ी रहते हैं। देखिए, जब आप चलना शुरू करते हैं आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छे विश्वास के साथ में, एक अच्छे उद्देश्य के साथ में आप आगे बढ़ेंगे,
तो कारवा आपके साथ जुड़ता चला जाएगा, आपकी ताकत अपने आप बढ़ती चली जाएगी। गांधी विचारधारा के साथ काम करिए, हाथ जोड़िए जी। और आगे बढ़िए। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि भैया हमने कोई दबंगाई करी हो या हमने कोई गुंडागर्दी की हो, या हम कोई भी किसी हरदा जिले किसी भी नेता ने, चाहे वो विपक्ष ही क्यों ना हो, हाँ। ऐसे गुंडागर्दी का मुझे नहीं लगता कोई प्रमाण होगा। एक प्रमाण जो था वो डंडे वाला एक आया था, डंडे का एक था, वीडियो वायरल हुआ था, अच्छा तो जनता ने उसका जवाब दिया है। अच्छा, हाँ मैं अब समझा मैं। ठीक है, तो ठीक है। दबंगाई, देखिए राजनीति में दबंगाई नहीं चल सकती। ठीक। आप दबंगाई करेंगे, जनता आपको जवाब देगी। ठीक। ये लोकतंत्र है। जी। तो आपकी जनता, आपके मतदाताओं से निवेदन छोटा सा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल, हमारे जो भाई हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक ब्रॉडकास्ट चैनल इन्होंने स्टार्ट किया जी है। बिल्कुल। आमतौर पे आप देखेंगे कि यूट्यूबर्स होते हैं और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, और वो पता नहीं किस किस तरह की रील बनाते हैं, पर कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं बनाते हैं, कुछ अलग करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हमारे जो भाई हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको आप सब्सक्राइब करिए। जी। अब सदैव के लिए आप याद रहेंगे मुझे, बिल्कुल और मैं आपको। बिल्कुल, मेरा पहला आपने पॉडकास्ट इंटरव्यू लिया है, तो ये बिल्कुल मेमोरेबल हो याद गया। रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। जी। तो दोस्तों, ये थे मकलई रियासत के युवराज अभिजीत शाह जी, जो ना कि युवराज हैं बल्कि विधायक भी हैं, सबसे कम उम्र के, वो भी मध्य प्रदेश से। तो आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपनों के साथ बैठ के पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल पॉडकास्ट लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।